शहर की गलियों में एक ही नाम गूंज रहा था, दादा भाई। किसी के लिए वह अपराधियों का सरदार था, किसी के लिए गरीबों का मसीहा और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। हर दिन उसके बारे में नई नई कहानियां सुनने को मिलती थीं। कोई कहता दादा भाई कानून को चुनौती देता है, तो कोई कहता अगर किसी बेबस को इंसाफ चाहिए तो वह पुलिस के पास नहीं बल्कि दादा भाई के पास जाता है। उधर आईपीएस ऑफिसर ईशा के मन में अब भी एक ही बात घूम रही थी। उसे पूरा यकीन था कि सूरज बदल चुका है। जिस इंसान ने कभी आईएएस की कुर्सी पर बैठकर कानून की रक्षा करने की कसम खाई थी, वही आज दादा भाई बनकर कानून से ऊपर खुद को समझने लगा है। ईशा ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सूरज को उसके इस रास्ते से वापस लेकर आएगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। इसी बीच दूसरी तरफ श्रेया पहली बार दादा भाई से मिलने जा रही थी। श्रेया के मन में डर भी था और उत्सुकता भी। वह बार बार खुद से यही कह रही थी, अगर सच में सूरज सर वही इंसान है जिन्हें मैं अपना आदर्श मानती थी, तो आखिर उन्होंने यह रास्ता क्यों चुना। जब वो उस पुराने गोदाम के बाहर पहुंची जहां दादा भाई अपने लोगों से मिला करता था, तो उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ देर बाद काले कपड़ों में एक लंबा सा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। चेहरे पर वही गंभीरता, आंखों में वही आत्मविश्वास और चाल में वही रौब। श्रेया समझ गई, यह कोई और नहीं बल्कि दादा भाई ही था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और करीब आया, श्रेया की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मुझे आज भी याद है जब आपने आईएएस ऑफिसर बनकर युवाओं को ईमानदारी का संदेश दिया था। मैं तभी से आपकी बहुत बड़ी फैन बन गई थी। सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, पुरानी बातें भूल जाओ श्रेया, अब हालात बदल चुके हैं। लेकिन श्रेया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने सीधे सवाल कर दिया, अगर हालात बदल गए हैं तो क्या आपके सिद्धांत भी बदल गए? क्या सच में आपने कानून छोड़कर अपराध का रास्ता चुन लिया? सूरज ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई। हर कहानी वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है। श्रेया कुछ समझ पाती उससे पहले ही सूरज का फोन बज उठा। उसने जेब में हाथ डाला। फोन निकालते समय जेब से एक छोटा सा कार्ड फिसलकर जमीन पर गिर गया। सूरज का ध्यान फोन पर था, लेकिन श्रेया की नजर उस कार्ड पर पड़ चुकी थी। वह तुरंत झुककर कार्ड उठाने लगी। उसे लगा शायद कोई पहचान पत्र होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे शब्दों पर गई, उसकी सांसें जैसे रुक गईं। चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें हैरानी से फैल गईं। कार्ड पर साफ लिखा था, भारत सरकार विशेष खुफिया प्रकोष्ठ। नीचे सूरज की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, स्पेशल अंडरकवर एजेंट। श्रेया के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को पूरा शहर अपराधी समझ रहा है, वह असल में देश के सबसे गुप्त मिशन पर काम कर रहा है। तभी सूरज की नजर श्रेया के हाथ में पकड़े उस कार्ड पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत फोन काट दिया, तेजी से आगे बढ़ा और धीरे से वह कार्ड वापस अपने हाथ में ले लिया। दोनों कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जब तुमने सच देख ही लिया है तो मुझे भी सब कुछ बताना पड़ेगा। श्रेया की आंखों में हजारों सवाल थे। वह बस इतना ही कह सकी, सर, इसका मतलब आप दादा भाई नहीं है? सूरज हल्का सा मुस्कुराया, दादा भाई सिर्फ एक किरदार है, असली सूरज आज भी वही है जिसने देश की सेवा करने की कसम खाई थी। यह सुनते ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसने जिस इंसान को अपना हीरो माना था, वह आज भी ऐसा ही है, बस उसका तरीका बदल गया है। सूरज धीरे धीरे बोला, देश के सबसे खतरनाक दुश्मनों तक पहुंचने के लिए मुझे अपराधी बनना पड़ा। अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहता तो कभी उनके बीच नहीं पहुंच पाता। मैंने अपनी पहचान, अपना सम्मान, यहाँ तक कि अपने परिवार का भरोसा भी दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि सही समय आने पर पूरे नेटवर्क को खत्म कर सकूं। श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि असली देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने में ही, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी पहचान मिटा देने में भी होती है। लेकिन उसी समय गोदाम से कुछ दूरी पर खड़ी एक और शख्सियत ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में भी हैरानी थी, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह कोई और नहीं, ईशा थी, जिस सच को जानने में उसे महीनों लग गए। वह आज अचानक उसके सामने खुद चलकर आ गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये था, क्या ईशा इस राज को अपने दिल में दफन रख पाएगी, या फिर यही सच सूरज के सबसे खतरनाक मिशन को हमेशा के लिए खतरे डाल देगा? कुछ पल पहले तक जिस इंसान को श्रेया एक खतरनाक गुंडा समझ रही थी, अब उसी के सामने वह सम्मान से सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी नजरें बार बार उस पहचान पत्र पर जा रही थी जिसे सूरज ने तुरंत अपनी जेब में रख लिया था। वह समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण राज नहीं, बल्कि ऐसा सच है जो बाहर आया तो न सिर्फ एक मिशन बल्कि कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। सूरज ने चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। उसने ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई और मौजूद ना हो। फिर वह श्रेया के थोड़ा करीब आया और शांत आवाज में बोला, जो तुमने अभी देखा है उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित होगा। श्रेया ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं भूल कैसे सकती हूँ? पूरी दुनिया आपको अपराधी समझती है, जबकि आप देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। सूरज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यही तो मेरे मिशन की सबसे बड़ी कीमत है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने आगे कहा, जब कोई अंडरकवर एजेंट बनता है तो उसे सिर्फ अपनी पहचान नहीं छोड़नी पड़ती, उसे अपने रिश्तों, अपनी खुशियों और अपने सम्मान से भी हाथ धोना पड़ता है। कई बार अपने ही लोग आपको गलत समझते हैं, लेकिन आप सच बताने की इजाजत नहीं रखते। श्रेया की आंखें भर आई।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली बलिदान क्या होता है। वह बोली, सर, आपने इतना बड़ा बोझ अकेले कैसे उठा लिया? सूरज ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर मैं टूट जाता तो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग जीत जाते। इसके बाद सूरज ने अपने मिशन के बारे में थोड़ा और बताया। उसने कहा, दादा भाई का नाम सुनते ही अपराधी खुद मेरे पास आते हैं। उन्हें लगता है कि मैं भी उन्हीं जैसा हूँ। इसी भरोसे में वे अपने सारे आज खोल दे रहे हैं। कौन हथियार पहुंचा रहा है, कौन अवैध कारोबार चला रहा है, कौन देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, यह सारी जानकारी धीरे धीरे मेरे पास पहुंचती है। मैं खुद किसी अपराध का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि सही समय आने पर पूरी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक पहुंचा दूं, ताकि एक साथ पूरे गिरोह को पकड़ा जा सके। श्रेया पूरी तरह स्तब्ध थी। उसे समझ आ गया था कि सूरज जिस रास्ते पर चल रहा है वह बाहर से जितना आसान दिखता है, भीतर से उतना ही खतरनाक है। अचानक वह सीधी खड़ी हुई। उसने पूरे सम्मान के साथ सूरज को सैल्यूट किया। जय हिंद सर। सूरज कुछ पल के लिए चुप रह गया। शायद उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से कहा, सैल्यूट मुझे नहीं, उस जिम्मेदारी को करो जो हर उस इंसान के कंधों पर होती है जो देश को अपने से पहले रखता है। श्रेया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भावुक होकर कहा, आज से मेरी नजरों में आप पहले से भी बड़े हीरो हैं। लेकिन अगले ही पल सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। श्रेया तुरंत शांत हो गई। सूरज बोला, आज के बाद तुम किसी भी हाल में ये बात किसी को नहीं बताओगी, ना अपने दोस्तों को, ना अपने परिवार को, और न ही ईशा को। ईशा का नाम सुनते ही श्रेया थोड़ा चौंकी। लेकिन सर, अगर मैडम को सच पता चल जाए तो शायद वह आपको गलत समझना छोड़ दें। सूरज ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, जितने कम लोग सच जानते हैं, मिशन उतना ही सुरक्षित रहता है। अगर किसी दुश्मन को यह पता चल गया कि दादा भाई असल में सरकार के लिए काम कर रहा है, तो सबसे पहले मेरी हत्या की जाएगी और उसके बाद पूरे ऑपरेशन का अंत हो जाएगा। उसकी आवाज में पहली बार डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी सुनाई दे रही थी। श्रेया ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं वादा करती हूँ सर, ये राज मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। सूरज ने संतोष की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक नया मोड़ तैयार कर चुकी है। उसी गोदाम की टूटी हुई दीवार के पीछे ईशा अब भी खड़ी थी। उसने पूरी बातचीत नहीं सुनी थी, लेकिन इतना जरूर सुन लिया था कि सूरज कोई अपराधी नहीं बल्कि किसी बेहद महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा है। उसके दिमाग में एक एक करके पिछले कई महीनों की घटनाएं घूमने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार सूरज ने निर्दोष लोगों की मदद की थी, कितनी बार उसने अपराधियों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, कितनी बार ऐसा लगा था कि दादा भाई बाकी गुंडों से अलग है। तब उसे यह सब संयोग लगा था, लेकिन अब सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। ईशा की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या मैंने सूरज को बिना सच जाने ही अपराधी मान लिया? क्या मैंने उसके हर कदम को गलत समझा? अगर वह सचमुच देश के लिए काम कर रहा है तो मैंने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उधर सूरज ने श्रेया से विदा ली और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका राज अब भी सुरक्षित है। लेकिन उसके जाते ही ईशा तेजी से श्रेया के सामने आ गई। श्रेया उसे देखकर घबरा गई। मैडम, आप यहाँ? ईशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलना श्रेया। मैं सब कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर सुन चुकी हूँ कि सूरज वैसा नहीं है जैसा दुनिया समझ रही है। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे सूरज से किया हुआ वादा याद आ गया। एक तरफ उसका वचन था और दूसरी तरफ उसकी सबसे करीबी दोस्त। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा था। क्या श्रेया अपना वादा निभाएगी या ईशा की आंखों में आंसू देखकर वह सूरज का सबसे बड़ा राज खोल देगी? श्रेया के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ उसके दिल में सूरज से किया हुआ वादा था, तो दूसरी तरफ उसके सामने खड़ी ईशा थी, जिसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। ईशा ने धीरे से कहा, श्रेया, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। अगर तुम्हें जवाब नहीं देना है तो मत देना, लेकिन मेरी आंखों में देखकर सच बताना। श्रेया ने गहरी सांस ली मगर कुछ नहीं बोली। ईशा आगे बढ़ी और बोली, क्या सूरज सचमुच अपराधी नहीं है? ये सवाल सुनते ही श्रेया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अगर वह सच बोलती तो सूरज से किया हुआ वादा टूट जाता। अगर झूठ बोलती तो ईशा हमेशा के लिए गलतफहमी में जीती रहती। कुछ पल तक दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। आखिरकार श्रेया ने धीरे से कहा, मैडम, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। ईशा ने उसकी आंखों में देखा। उससे जवाब मिल चुका था। कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी सच बोल देती है। ईशा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जितना सुनना चाहती थी उतना सुन चुकी हूँ। ये सुनते ही श्रेया हैरान रह गई। क्या मतलब? ईशा ने शांत आवाज में कहा, जब तुम और सूरज बात कर रहे थे मैं वहीं थी। श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने सब सुन लिया? ईशा ने सिर झुका लिया। शायद भगवान चाहता था कि मुझे सच इसी तरह पता चले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ महीनों में उसने सूरज के साथ कैसा व्यवहार किया था। कितनी बार उसने उसे अपराधी कहा, कितनी बार उसके चरित्र पर सवाल उठाए, कितनी बार उसने उसे कानून का दुश्मन समझा। और आज उसे एहसास हो रहा था कि वह इंसान तो हर पल देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था।
ईशा धीरे धीरे बोली, मैंने अपने ही पति को सबसे ज्यादा गलत समझा। जिस इंसान ने कभी अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए सोचा, उसी पर मैंने सबसे ज्यादा शक किया। उसकी आवाज भर्रा गई। श्रेया ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैडम, आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, आपको सच पता ही नहीं था। ईशा ने सिर हिलाया। लेकिन अब सच पता चल चुका है और अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं सूरज का साथ दूं, बिना उसके मिशन को खतरे में डाले। श्रेया ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं ईशा भावुक होकर सीधे सूरज के पास न चली जाए, लेकिन ईशा पहले जैसी नहीं रही थी। उसने बहुत सोच समझकर कहा, मैं सूरज को यह भी नहीं बताऊंगी कि मुझे सब पता चल चुका है। श्रेया ने हैरानी से पूछा, क्यों? ईशा बोली, अगर उसे पता चल गया कि उसका राज मुझ तक पहुंच चुका है तो उसे लगेगा कि तुमने वादा तोड़ा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा भरोसा टूटे। ये सुनकर श्रेया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ईशा सिर्फ एक सख्त आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि रिश्तों की कीमत समझने वाली इंसान भी है। दोनों ने वही तय किया कि यह राज उनके दिल में ही रहेगा। उधर दूसरी तरफ सूरज अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। उसका फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर एक कोड नेम दिखाई दिया, ब्लैक ईगल। यह उसी गुप्त नेटवर्क का संपर्क था जिसके जरिए सूरज देश के दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी हासिल करता था। सूरज ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, टारगेट अगले 48 घंटे में शहर पहुंचने वाला है। सूरज तुरंत सतर्क हो गया। क्या पहचान पक्की है? हाँ, इस बार पूरा नेटवर्क एक साथ मिलने वाला है। अगर तुमने सही समय पर कार्रवाई की तो कई बड़े नाम एक साथ सामने आ सकते हैं। सूरज की आंखों में चमक आ गई। यही वह मौका था जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं ये भी जानता था कि जरा सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती है। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। कॉल खत्म होते ही उसने आसमान की तरफ देखा। मन ही मन बोला, बस कुछ दिन और, फिर सब खत्म हो जाएगा। उधर ईशा भी घर लौट रही थी, लेकिन आज उसका मन पहले जैसा नहीं था। रास्ते भर उसे सूरज की हर बात याद आती रही। उसे एहसास हुआ कि कई बार सच्चाई आंखों के सामने होती है, लेकिन गुस्सा इंसान को देखने नहीं देता। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले सूरज की पुरानी आईएएस की तस्वीर उठाई। तस्वीर में सूरज मुस्कुरा रहा था। ईशा ने तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहा, तुम कभी बदले ही नहीं। गलत मैं थी। उसी समय उसकी नजर दूसरी तस्वीर पर गई। उसमें दादा भाई का पोस्टर लगा था, जिसे देखकर वह हमेशा गुस्सा हो जाती थी। लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसे दादा भाई का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ अपना वही सूरज दिखाई दे रहा था जो देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा था। शाम ढल चुकी थी। दरवाजा खुला। सूरज घर के अंदर आया। आज भी उसके चेहरे पर वही शक्ति थी। उसे देखकर ईशा के मन में अचानक सम्मान की भावना उमड़ पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि उसे कुछ भी जाहिर नहीं होने देना है। सूरज ने सामान्य स्वर में पूछा, सब ठीक है? ईशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। सूरज कुछ पल उसे देखता रहा। उसे लगा कि आज ईशा का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब उसकी पत्नी जान चुकी है, और उससे भी बड़ी बात, अब उसकी सबसे मजबूत साथी भी वही बनने वाली है। लेकिन उसी समय घर के बाहर खड़ा एक अज्ञात व्यक्ति दूरबीन से इस पूरे घर पर नजर रख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को सिर्फ एक लाइन कही, दादा भाई के बहुत करीब कोई पहुंच चुका है। अब खेल और भी खतरनाक होने वाला है। रात पूरी तरह ढल चुकी थी। घर में सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन ईशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह खिड़की के पास खड़ी लगातार उसी इंसान के बारे में सोच रही थी जिसे उसने इतने दिनों तक गलत समझा। अब उसे हर घटना का मतलब समझ आने लगा था। सूरज का अचानक देर रात घर से निकल जाना, हर बार किसी बड़े अपराधी के पकड़े जाने से पहले उसका गायब हो जाना, और फिर निर्दोष लोगों की बिना किसी नाम के मदद होना, यह सब कोई संयोग नहीं था। ईशा ने मन ही मन कहा, तुमने अपने बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि देश पहले था और तुम बाद में। उसकी आंखों में गर्व भी था और पछतावा भी। उसी समय बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। सूरज वापस घर आ चुका था। दरवाजा खुला। सूरज अंदर आया। उसके कपड़ों पर धूल जमी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आदत के मुताबिक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ईशा ने पूरी गंभीरता के साथ अपना हाथ माथे तक ले जाकर सैल्यूट किया। सूरज वहीं रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। ईशा जी, ये क्या कर रही हैं आप? ईशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं किसी गुंडे को सलाम नहीं कर रही। मैं उस इंसान को सम्मान दे रही हूँ जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी। यह सुनते ही सूरज का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा कि कहीं कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, आपने अभी क्या कहा? ईशा तुरंत संभल गई। उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, मेरा मतलब, मैं कहना चाहती थी कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। शायद मैंने तुम्हें पहले सही से समझा नहीं। सूरज कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके अनुभव कह रहे थे कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसने सीधा सवाल किया, सच सच बताइए, क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? ईशा ने बिना घबराए जवाब दिया, नहीं। फिर आपका व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया? ईशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली,
क्योंकि नफरत इंसान को अंधा बना देती है। शायद मैं भी बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला कर रही थी। सूरज ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे पहली बार लगा कि ईशा की आंखों में गुस्से की जगह सम्मान दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? यही सवाल उसके मन में घूमने लगा। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों तुरंत चुप हो गए। अगले ही पल ताई माँ कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने दोनों को एक साथ खड़ा देखा तो मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उन्हें दोनों के चेहरों की गंभीरता देखकर शक हो गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? इतनी रात को तुम दोनों किस बात की चर्चा कर रहे हो? ईशा ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं ताई माँ, बस ऐसे ही। लेकिन ताई माँ इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सूरज की तरफ देखा। तू कुछ छुपा रहा है क्या? सूरज मुस्कुराया। अगर मैं कुछ छुपाता तो क्या आपके सामने खड़ा होता? ताई माँ ने गहरी नजरों से दोनों को देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि दोनों के बीच कुछ बदल चुका है, लेकिन क्या, यह वह समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, याद रखना, रिश्ते झूठ से नहीं, भरोसे से चलते हैं। उनके जाते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पूरे शहर में फिर दादा भाई की चर्चा शुरू हो चुकी थी। एक गरीब परिवार की मदद रातों रात हो गई थी। किसी ने उनके इलाज का खर्च चुका दिया था, किसी ने बच्चों की फीस भर दी थी, और किसी ने ये तक नहीं देखा कि मदद करने वाला कौन था। लोग सिर्फ एक नाम ले रहे थे, दादा भाई। घर में भी यही चर्चा होने लगी। सूरज के पिता की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने ईशा बैठी थी। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, सूरज कहाँ है? ईशा ने कहा, वह बाहर गया है। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे समझाओ, वह जितनी जल्दी इस रास्ते से लौट आएगा उतना अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हमेशा लोगों की नजरों में अपराधी बना रहे। ईशा कुछ बोल ही नहीं पाई। अगर वह सच बता देती तो सूरज का मिशन खत्म हो सकता था। अगर चुप रहती तो पिता का दर्द बढ़ता रहता। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। जिस दिन सूरज का मिशन पूरा होगा उसी दिन मैं सबसे पहले इन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी। उधर सूरज अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका था। वह अपने भरोसेमंद साथी राघव के साथ शहर का नक्शा देख रहा था। राघव ने कहा, हमारे मुखबिर ने खबर दी है कि अगले 2 दिनों में दुश्मनों की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। सूरज ने पूछा, कितने लोग होंगे? कम से कम 15, और उनमें से 5 ऐसे हैं जिनकी तलाश कई एजेंसियां सालों से कर रही हैं। सूरज ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। यही हमला नहीं करना। राघव हैरान हुआ। क्यों? सूरज बोला, अगर अभी कार्रवाई की तो छोटे लोग पकड़ में आएंगे। मैं उनके सरगना तक पहुंचना चाहता हूं। राघव मुस्कुराया, इसीलिए तो पूरा विभाग तुम पर भरोसा करता है। लेकिन उसी समय एक छिपा हुआ कैमरा उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। कमरे के बाहर खड़ा एक नकाबपोश आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अपने फोन पर सिर्फ एक मैसेज भेजा, दादा भाई का असली खेल अब खत्म होने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसने जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग की है उसी कैमरे की लाल लाइट पर सूरज की नजर पड़ चुकी थी। सूरज ने बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान दी। उसे समझ आ गया था, दुश्मन अब सिर्फ उसके पीछे नहीं था, दुश्मन उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। और अब मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो दोस्तों, अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। एक तरफ सूरज का खतरनाक अंडरकवर मिशन है, दूसरी तरफ ईशा का फर्ज और उसका प्यार। अब ईशा सच तो जान चुकी है, लेकिन क्या वह इस राज को पूरी दुनिया से छिपाकर रख पाएगी? कौन कोनी है? क्या सूरज अपने मिशन को पूरा करके सुरक्षित वापस लौट पाएगा, या फिर दुश्मनों को उसकी असली पहचान पता चल जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सूरज के मिशन का असली लक्ष्य कौन है? कौन है वह गद्दार जो अंदर ही अंदर उसके खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या ईशा पहली बार अपने पति की ढाल बनेगी, और क्या पूरा परिवार कभी दादा भाई की असली सच्चाई जान पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले बड़े मोड़ में मिलने वाले हैं। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी हर मुश्किल का सामना करके हमेशा एक साथ रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय हिंद सूरज, ईशा हमेशा साथ रहे। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा हीरो कौन है? सूरज जिसने अपनी पहचान कुर्बान कर दी, या ईशा जिसने सच जानने के बाद अपने रिश्ते और देश दोनों की जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया? अगर आप पति ब्रह्मचारी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, ट्विस्ट और ओरिजिनल स्टोरी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। का व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया? ईशा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि नफरत इंसान को अंधा बना देती है। शायद मैं भी बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला कर रही थी। सूरज ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे पहली बार लगा कि ईशा की आंखों में गुस्से की जगह सम्मान दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? यही सवाल उसके मन में घूमने लगा। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों तुरंत चुप हो गए। अगले ही पल ताई माँ कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने दोनों को एक साथ खड़ा देखा तो मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उन्हें दोनों के चेहरों की गंभीरता देखकर शक हो गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? इतनी रात को तुम दोनों किस बात की चर्चा कर रहे हो? ईशा ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं ताई माँ, बस ऐसे ही।
लेकिन ताई माँ इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सूरज की तरफ देखा। तू कुछ छुपा रहा है क्या? सूरज मुस्कुराया। अगर मैं कुछ छुपाता तो क्या आपके सामने खड़ा होता? ताई माँ ने गहरी नजरों से दोनों को देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि दोनों के बीच कुछ बदल चुका है, लेकिन क्या, यह वह समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, याद रखना, रिश्ते झूठ से नहीं, भरोसे से चलते हैं। उनके जाते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पूरे शहर में फिर दादा भाई की चर्चा शुरू हो चुकी थी। एक गरीब परिवार की मदद रातों रात हो गई थी। किसी ने उनके इलाज का खर्च चुका दिया था, किसी ने बच्चों की फीस भर दी थी, और किसी ने ये तक नहीं देखा कि मदद करने वाला कौन था। लोग सिर्फ एक नाम ले रहे थे, दादा भाई। घर में भी यही चर्चा होने लगी। सूरज के पिता की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने ईशा बैठी थी। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, सूरज कहाँ है? ईशा ने कहा, वह बाहर गया है। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे समझाओ, वह जितनी जल्दी इस रास्ते से लौट आएगा उतना अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हमेशा लोगों की नजरों में अपराधी बना रहे। ईशा कुछ बोल ही नहीं पाई। अगर वह सच बता देती तो सूरज का मिशन खत्म हो सकता था। अगर चुप रहती तो पिता का दर्द बढ़ता रहता। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। जिस दिन सूरज का मिशन पूरा होगा उसी दिन मैं सबसे पहले इन्हें पूरी सच्चाई बताऊंगी। उधर सूरज अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंच चुका था। वह अपने भरोसेमंद साथी राघव के साथ शहर का नक्शा देख रहा था। राघव ने कहा, हमारे मुखबिर ने खबर दी है कि अगले 2 दिनों में दुश्मनों की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। सूरज ने पूछा, कितने लोग होंगे? कम से कम 15, और उनमें से 5 ऐसे हैं जिनकी तलाश कई एजेंसियां सालों से कर रही हैं। सूरज ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। यही हमला नहीं करना। राघव हैरान हुआ। क्यों? सूरज बोला, अगर अभी कार्रवाई की तो छोटे लोग पकड़ में आएंगे। मैं उनके सरगना तक पहुंचना चाहता हूं। राघव मुस्कुराया, इसीलिए तो पूरा विभाग तुम पर भरोसा करता है। लेकिन उसी समय एक छिपा हुआ कैमरा उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। कमरे के बाहर खड़ा एक नकाबपोश आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अपने फोन पर सिर्फ एक मैसेज भेजा, दादा भाई का असली खेल अब खत्म होने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसने जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग की है उसी कैमरे की लाल लाइट पर सूरज की नजर पड़ चुकी थी। सूरज ने बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान दी। उसे समझ आ गया था, दुश्मन अब सिर्फ उसके पीछे नहीं था, दुश्मन उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। और अब मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो